दैनिक तापांतर सबसे अधिक भी पाया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर उस लेवल पर वर्षा नहीं हो पाती जिस लेवल पर वहाँ ज़रूरत है। तो यही कारण है कि राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। वो हवाएं ही केवल आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, चूँकि गर्मी का क्षेत्र है भी, तो इसलिए ये जो है हवाएं आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, और आगे की तरफ बढ़ने पर वो सिर्फ आंधी का एक रूप ले लेती हैं, लू जैसा एक रूप ले लेती हैं। अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भारत में ITCZ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, तो ITCZ के अंतर्गत राजस्थान राज्य आता है, क्योंकि वहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है और वहाँ पर उस मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती जिस मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। इसी कारण क्या है, यहाँ पर वह वनस्पति पाई जाती है राजस्थान में जो कटीले वन और झाड़ियाँ होती हैं। जो अगर हम वनस्पति के हिसाब से देखें, कैक्टस, नागफनी, खैर, खजूर, इस प्रकार के जो कटीले वन और झाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा होती है, जो कि अपने आप में सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम करते हैं बात दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। एक यहाँ से शाखा उठती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर स्टूडेंट मालूम है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मालूम है तो इस चीज को जान लें कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा पूरे इंडिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, 92%। ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम में होती है जो कि मेघालय में है, और विश्व में सबसे ज़्यादा भी मासिनराम में ही होती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ से जो मानसून है, यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरफ चलती हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है कि उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं दाईं तरफ मुड़ती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उठकर ये मानसून इस प्रकार चलता है और बांग्लादेश से होता हुआ सबसे पहले ये मेघालय के पठार से टकराता है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून, ध्यान रखना है, अरब सागर की शाखा का नहीं, बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून सबसे पहले मेघालय के पठार से टकराता है और सबसे पहले वहां पर वर्षा करता है। मेघालय में आप जानते होंगे गारो खासी जयंती पहाड़ियों पर ये सबसे पहले वर्षा करता है। अगर हम तीनों पहाड़ियों में इसे देखें, गारो, खासी, जयंतियाँ, इन तीनों में भी सबसे अधिक वर्षा खासी पहाड़ी पर करता है। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता, मेघालय के पठार से, और यहाँ पर अरब सागर से उठने वाला मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता, मालाबार तट से। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ गारो खासी जयंती पहाड़ियों पर सबसे पहले वर्षा करता है। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। देखिए, दोनों के दोनों खासी पहाड़ी पर स्थित हैं। कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित हैं चेरापूंजी और मासिनराम। गारो, खासी, जयंती, तीनों पहाड़ियों में से खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा करता है बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून, और खासी पहाड़ी पर ही स्थित है मासिनराम, जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, और चेरापूंजी। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, वह किस पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर, मेघालय में। उसके बाद यहाँ से वर्षा करके ये दो भागों में यहाँ से बढ़ जाता है। एक शाखा इसकी असम सुरमा घाटी की तरफ चली जाती है, एक असम की तरफ चली जाती है, इधर नागालैंड में वर्षा करता है, फिर और इधर मणिपुर में, और इधर मिजोरम में, और इधर त्रिपुरा में। तो ये जो क्षेत्र है इसमें ये पूरा वर्षा करता है। यही कारण है कि यहाँ भी क्या होता है
यहाँ भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, चूंकि इस क्षेत्र में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इस क्षेत्र में भी 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होती है, इसी कारण यहाँ भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और उसकी एक शाखा कटने के बाद इधर उत्तर भारत की तरफ अग्रसर हो जाती है, उत्तर भारत के मैदान की तरफ। तो एक शाखा इधर की तरफ आ जाती है जो बंगाल में हल्की फुल्की वर्षा करती है, और यहाँ से करती करती बिहार के रास्ते होती हुई और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है, इसे उत्तर भारत का मैदान माना जाता है। यहाँ से देख लें, पश्चिम बंगाल है थोड़ा सा, फिर यहाँ बिहार का रास्ता, यहाँ उत्तर प्रदेश पूरा, इसे उत्तर भारत का मैदान माना जाता है दिल्ली तक। तो जैसे जैसे मैंने अभी पहले भी बताया है कि जैसे जैसे मानसून अंदर की तरफ आएगा, उसकी जो वर्षा करने की मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी, क्योंकि वायु में जो जलवाष्प है वो कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे मात्रा आगे की तरफ कम होती चलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो कुछ हरियाणा में होती हुई, दिल्ली से होती हुई जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान के कुछ भागों में, झुंझुनू वगैरह में वो वर्षा थोड़ी बहुत कर देगी, अलवर में थोड़ी बहुत वर्षा कर देगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उस वायु में जो वाष्प की मात्रा वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो वो एक हवा के तौर पर यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा था वो हवा के तौर पर आगे बढ़ जाएगी। क्या होता है कि फिर गर्मियों के दिनों में इधर से जाने वाली हवा जो अरब सागर की शाखा थी और उधर से आने वाली वो आपस में टकरा जाती है। इसी कारण क्या है, हमें जो राजस्थान में आंधी, तेज हवा, धूल धक्कड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। चूंकि दोनों साइड से जो मानसून आ रहे हैं और दोनों साइड से जो टकराए हैं, चूंकि उसमें वाष्प की मात्रा 0 हो चुकी है, तो इसलिए वहाँ पर वो जो हवाएं हैं बरसात ना करके वो सिर्फ और सिर्फ आंधी वगैरह, सिर्फ आंधी या धूल वगैरह वहाँ पर उड़ती है, इसी कारण से वहाँ पर उड़ती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे मानसून कम होता चला जाएगा, बरसात। तो आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर और सबसे कम मथुरा में होती है। यही कारण है गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है तो सबसे पहले गोरखपुर पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर गोरखपुर पड़ता है तो पहली बात गोरखपुर में ही सबसे पहले वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ के बाद मथुरा तो आपका यहाँ पे है। तो जैसे जैसे मानसून आगे की ओर बढ़ता जाता है तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ये भी बात याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, लेकिन किस के द्वारा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। वहीं सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मानसून, तब क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो मानसून जो है भारत, ये जो मानसून है ये आगे की तरफ बरसात कम होती चली जाएगी। तो यही कारण जैसे घूम के इधर भरतपुर साइड को आता है तो राजस्थान, मथुरा, हाथरस साइड में ये कम वर्षा देखने को मिलती है। यही कारण है कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहां तक जाते जाते वायु में जो वाष्प की मात्रा है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है। एक बात और ध्यान रखें, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मान के चलिए 4 शहर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन्हें बढ़ते, इन्हें घटते बरसात के क्रम में लगाइए। एक शहर दे दिया जाएगा आपका पटना, एक शहर दे दिया जाएगा आपका गोरखपुर, एक शहर दे दिया जाएगा मान के चलिए लखनऊ, और एक शहर दे दिया जाएगा हापुड़। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई सबसे पहले रास्ते में कौन सा, इस बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसमें सबसे पहले कौन सा पड़ रहा है? तो पटना पड़ रहा है, तो पटना में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। उससे कम फिर होगी तो फिर गोरखपुर में होगी, क्योंकि गोरखपुर फिर उसके बाद है। और उसके बाद फिर अगर देखें हम लखनऊ है तो उसके बाद फिर जो उससे कम वर्षा होगी वो लखनऊ में होगी, और उसके बाद चौथे नंबर पर सबसे कम हापुड़ में होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी IAS PCS की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, तो उसे भी हम थोड़ा सा याद रखें।
अब ये टोटल बरसात करता हुआ जब बिल्कुल कम मात्रा में होती है उत्तर प्रदेश के, वो इसी कारण होती है क्योंकि फिर ये जो हवाएं हैं, हवा में वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, तो वो भरतपुर, अलवर, थोड़ी बहुत झुंझुनू वगैरह में बरसात करता हुआ फिर वो आगे की तरफ सिर्फ हवाएं आगे बढ़ जाती हैं, और जबकि इधर से भी हवाएं गई हुई होती हैं, वो भी अपनी वाष्प बिल्कुल कम कर चुकी होती हैं। तो वहाँ पर राजस्थान में इसलिए क्या होता है, राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा भी राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती, और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा भी यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है राजस्थान में। इसी कारण राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, और वहाँ पर धूप वगैरह देखने को मिलती है और हवाएं तेज तेज चलती हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों पश्चिमी जेट धारा की। पश्चिमी जेट धारा, देखिए पश्चिमी जेट धारा जो है, पश्चिमी जेट धारा जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, है ना। पश्चिमी जेट धारा जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो वर्षा होती है वो आपकी वो जाड़ों के दिनों में होती है। इससे पहले एक चीज समझनी होगी आपको कि भाई जब गर्मी का क्षेत्र था, कोई भी पश्चिमी, पहले से ये चीज देखिए कि पश्चिमी जेट धारा भारत के उत्तर से होकर प्रवाहित होती है, मतलब कि जम्मू कश्मीर के ऊपर से पश्चिमी जेट धारा प्रवाहित हो रही होती है। ध्यान दीजिए, भारत के उत्तर से पश्चिमी जेट धारा प्रभावित हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे, चूंकि अब जाड़े का समय आ जाता है, आप देखते भी होंगे, सुना होगा क्वेश्चन कि तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा देखने को, जाड़े में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। उसका मुख्य कारण क्या है वो अब आपके सामने आ जाएगा। ये जो आपका जम्मू कश्मीर है, पश्चिमी जेट धारा इधर से प्रभावित होती है। ये कहाँ से आती है, ये आपका भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से चलने वाली हवाएं हैं, वहीं से ये अपनी वाष्प को लाती भी हैं, हवा में वाष्प को लाती हैं। गर्मियों के दिनों में ये हवाएं क्यों बरसात नहीं कर पाती हैं, उसका कारण ये है कि जब गर्मी के क्षेत्र में ITCZ का क्षेत्र ऊपर होता है, तो वो जो हवाएं का क्षेत्र है वो उत्तर की तरफ जा रही होती है, भारत के उत्तर से निकल रही होती है, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले इलाके से। अब चूंकि ठंड का टाइम आ गया है, तो ITCZ का जो क्षेत्र है वो आपका मकर रेखा पर होता है। नवंबर दिसंबर के महीने में जब आपके गेहूं बोते हैं, तो इसलिए गेहूं के मौसम में कुछ बरसात होती है, आपने देखा होगा ठंड में। वो जो बरसात होती है वो आपके पश्चिमी जेट धारा के ही माध्यम से होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। अब क्या था कि जब गर्मी थी तो वो ऊपर की तरफ बह रही थी हवा, लेकिन जैसे जैसे चूंकि जब ITCZ का क्षेत्र या कर्क रेखा पर ये चमकने लगा, मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमकने लगी, तो फिर जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो कुछ ठंडा हो जाएगा। भाई ITCZ तो नीचे की तरफ चला गया क्षेत्र, तो ये जो हवाएं हैं ये पहले भारत में उत्तर की तरफ बह रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी वो हवाएं नीचे आ जाएंगी। अब उससे क्या होगा, उससे हवा दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यहाँ से आने के बाद एक हवा उत्तर की तरफ चली जाएगी भारत के, ध्यान दीजिएगा, एक हवा उत्तर की तरफ चली जाएगी और एक हवा यहाँ पर पंजाब के रास्ते इधर आ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के रास्ते इधर बढ़ेगी। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, जब ITCZ का क्षेत्र मकर रेखा पर होगा ठंड के दिनों में, तब क्या होगा, जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो जो ऊपर की जो गर्म हवाएं थी वो थोड़ी थोड़ी नीचे सरक आएगी। तो नीचे आने के बाद वो यहाँ से आ जाएगी, और यहाँ आने के बाद हिमालय से जब टकरा जाती है, चूंकि वो दो भागों में क्यों विभाजित थी, आगे हिमालय हो गया, तो हिमालय से टकराने के बाद वो हवाएं दो भागों में विभाजित हो चुकी हैं। एक उत्तर की तरफ प्रवाहित, और एक जो प्रवाहित हुई आपकी पंजाब के रास्ते हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इधर बहती हुई,
है ना, और इधर बिहार में कुछ वर्षा करती हुई, और ऐसे ही धीरे धीरे वो फिर कम भी हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी है कि हवा में जो वाष्प की मात्रा है, तो जैसे जैसे वो वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है तो उसकी जो बरसात की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। तो वो जो हवा थी एक उत्तर की तरफ चलेगी, और इसे पश्चिमी जेट धारा भी कहते हैं। उस पश्चिमी जेट धारा के ही साथ, चूंकि वो कहाँ से अपनी जलवाष्प ग्रहण करके लाई है, तो वो भी हम याद रखेंगे, वो भूमध्य सागर या फिर अटलांटिक महासागर उधर से आई हैं। तो अब यहाँ पर दो तरीके से वर्षा होती है। देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो वर्षा होती है वो तो बर्फ के रूप में होती है। आपने देखा भी होगा इस इलाके में बर्फ पड़ती है ठंड के दिनों में। लेकिन वही नवंबर दिसंबर में यहाँ से ये जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, भारत में भी दो तरीके से वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी जेट धारा के द्वारा बर्फ के रूप में वर्षा होती है। वहीं उसी के द्वारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार तक, पश्चिमी बिहार तक बूंदों के रूप में वर्षा होती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में गेहूं जब बोए जाते हैं या गेहूं की बुआई जब होती है, उन दिनों में वर्षा पड़ती है, और वो गेहूं की बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो वर्षा कौन सी होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है या फिर पश्चिमी जेट धारा के द्वारा वर्षा होती है। उस वर्षा का टाइम दिसंबर का होता है, और दिसंबर में हम जानते हैं सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, मकर रेखा पर चमक रहा होता है, सॉरी, तब ऊपर का क्षेत्र ठंडा होता है। तो ठंड के दिनों में जो वर्षा होती है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, सर्दी के दिनों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ या फिर पश्चिमी जेट धारा के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ से भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। देखिए, बर्फ के रूप में तो वर्षा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई थी, लेकिन इसके द्वारा सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा पंजाब, क्योंकि स्टार्ट में कौन सा पड़ा है, पंजाब, तो सबसे ज्यादा पंजाब, फिर आगे हरियाणा में और कम होती चली जाएगी, फिर दिल्ली में और कम, फिर उत्तर प्रदेश, आगे इस तरीके से बढ़ती पश्चिमी बिहार तक इसकी मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। तो दोस्तों आगे होता क्या है, फिर ये इस तरीके से घूम के हवा यहाँ को आती है, इस तरीके से घूम के ये हवाएं यहाँ को आती हैं। तो ये हवाएं फिर बंगाल की खाड़ी, ये जो बंगाल की खाड़ी है, आते हुए ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये हवाएं इस तरीके से आती रहती हैं तो ये आने के साथ साथ ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती हैं, जो भी इनको जल वाष्प ग्रहण करना है, और आने के साथ साथ इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, रिट्रेट ऑफ मानसून। ठीक है, चूंकि जाड़े के दिन भी हैं, तो आने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा करते हुए आगे निकल जाती है। तो आपने कई बार देखा भी होगा जाड़ों के या सर्दियों के दिनों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु, पंजाब, दोनों ऑप्शन आप याद रखेंगे। जाड़ों के दिनों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु, और इधर पंजाब। क्यों? क्योंकि इधर पंजाब ने स्टार्ट किया, पंजाब स्टार्ट में था, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा और आगे की तरफ कम होती चली गई। ठीक है, जो कि गेहूं की फसल के लिए काफी उपयुक्त भी मानी जाती है उस समय। फिर आगे चलने के बाद ये हवा इस तरीके से मुड़ने के बाद यहाँ से बंगाल की खाड़ी से फिर से जलवाष्प को ग्रहण किया, जलवाष्प लेने के साथ, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। कई बार बोला जाता है इसे कौन सा मानसून, उत्तर पूर्वी। अभी जो उत्तर पूर्वी मानसून इसको नाम दे दिया, चूंकि हवाएं इधर से आई हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, रिट्रेट ऑफ मानसून। तो ये बंगाल की खाड़ी से इसने अपनी जलवाष्प ग्रहण की, उत्तर पूर्वी मानसून है ये वाला, और यहाँ से आने के बाद सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जाड़ों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जाड़ों में सबसे अधिक वर्षा होती है तो किस मानसून के द्वारा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। ध्यान रखेंगे, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और तमिलनाडु अगर ऑप्शन में ना हो, तमिलनाडु अगर ऑप्शन में ना हो तो याद रखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा सबसे पहले पंजाब में ही वर्षा होती है। हालांकि ये बात याद रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा दो तरीके से वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें बर्फ के रूप में वर्षा होती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक इसमें बूंदों के रूप में वर्षा होती है। तो यहाँ से जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे इस तरीके से बने। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक दो बार वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ कि वीडियो बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। पूरा मानसून कवर कर दिया गया है एक बेहतर और आसान भाषा में, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पर पेड पढ़ाई जाती है, मतलब कि एक पैसे लेकर पढ़ाई जाती है। तो बेहतर है कि आप फ्री में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई करिए और लगभग 250 वीडियो इस पर और भी पड़ी हैं, उन्हें भी आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।